अपूर्वा यादव, अमर शिंदे और सार्थक जाधव की दोस्ती 2012 में तब हुई जब तीनों साथ साथ 8वीं कक्षा में पढ़ रहे थे। अपूर्वा और अमर विशाल नगर में ही साथ साथ रहते थे। दोस्ती बढ़ी तो दोनों एक दूसरे के घर भी आने जाने लगे। ऐसे में निकटता बढ़ना बिल्कुल स्वाभाविक भी था, लेकिन यह निकटता घनिष्ठ मित्रता में समाहित थी, जिसे किशोर मन का आकर्षण भी कह सकते हैं और दोस्ती की ज़रूरत भी कह सकते हैं। अपूर्वा, अमर और सार्थक की दोस्ती ऐसी गहराई कि तीनों पढ़ाई लिखाई की बातें भी शेयर करने लगे और टिफ़िन बॉक्स भी शेयर करने लगे। तीनों को हंसते खेलते देखकर कोई भी उनकी दोस्ती की गहराई का अंदाज़ा लगा सकता है। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैं क्राइम स्टोरीज़ में इतनी गहरी दोस्ती की बात क्यों कर रही हूँ। तो दोस्तों, जैसे जैसे आप इस कहानी को सुनते जाएंगे, आपके दिल दहल जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि इसी दोस्ती में कत्ल और आत्महत्या की बातें छुपी हुई हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ें उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरडी आपका चैनल पर स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही कहानी में लास्ट तक बने रहें और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और जानते हैं कि आखिर इन तीनों की दोस्ती को किसकी नज़र लगी। जब तक इन तीनों ने किशोरावस्था को पार किया तब तक दोस्ती यूं ही चलती रही बिना किसी भेदभाव के। लेकिन यौवन की पहली सीढ़ी पर पहुंचते ही सब कुछ बदलने लग जाता है। रंग, रूप और भावनाएं ही नहीं और भी बहुत कुछ बदलने लगा। कुलांचें भरती उम्र ने लड़की और लड़कों के बीच एक अचिन्ही सी रेखा खींच दी। चाहो या ना चाहो, ऐसा होता ही है और यही समाज का नियम भी है। 12वीं तक पहुंचते पहुंचते तन, मन और शरीर पर यौवन ने रंग जमाना शुरू किया तो सार्थक ने महसूस किया कि वह अपूर्वा को प्यार करने लगा है। दोस्ती के बावजूद भी उसमें अपूर्वा से कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं थी। इसलिए सार्थक जाधव ने दोस्त के कंधों का सहारा लिया। अमर शिंदे और अपूर्वा यादव करीबी दोस्त भी थे, एक दूसरे को समझने वाले भी थे। वैसे भी अमर अपूर्वा के व्यक्तित्व और सोच को बहुत अच्छे से जानता और समझता था। उसने सार्थक से कहा, दोस्ती नज़दीकियाँ अलग बात है, पर हकीकत में अपूर्वा ऐसी लड़की नहीं है। मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। इसका जवाब भी मुझे मालूम है, इसलिए दोस्ती को दोस्ती तक ही रहने दो। लेकिन अमर की बात प्रेम रंग में डूबे सार्थक के पल्ले ही नहीं पड़ी। उसे बात ना मानते देख अमर ने कहा, भाई, प्यार का इजहार खुद किया जाता है। जो तू सोच रहा है वह गुजरे ज़माने की बातें होती थी, जब प्रेमी प्रेमिका किसी अन्य के माध्यम से संदेशे भिजवाते थे। सार्थक ने अमर से विनती करते हुए कहा, अमर, मैं पहले अपूर्वा के मन को टटोलना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कि उसके मन में मेरे लिए कुछ है भी या नहीं। यह काम बिना तेरी मदद के हो ही नहीं सकता। दोस्ती की खातिर अमर यह काम करने को तैयार हो गया। वह तैयार ही नहीं हुआ, बल्कि मौका देखकर अपूर्वा से बातों बातों में उसने सार्थक के मन की बात भी बता दी। लेकिन अपूर्वा ने कोई संतोषजनक उत्तर ना देकर बस इतना कहा कि सार्थक स्मार्ट भी है और दिल का साफ भी है। अमर ने जब यह बात सार्थक को बताई तो वह जानकर बहुत खुश हुआ कि कम से कम अपूर्वा के मन में उसके प्रति गुड फीलिंग तो है। प्यार का इजहार अब ना सही, फिर कभी हो ही जाएगा। लेकिन इससे पहले कि सार्थक अपने प्यार का इजहार कर पाता, 12वीं के बाद तीनों के रास्ते अपने अपने अलग अलग हो गए। सार्थक इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए औरंगाबाद चला गया, जबकि अमर ने लातूर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन ले लिया। अपूर्वा डॉक्टर बनना चाहती थी तो उसने BAMS की पढ़ाई के लिए जामखंडी कर्नाटक में एडमिशन ले लिया और वहीं पर हॉस्टल में जाकर रहने लगी। करियर के हिसाब से बात यहीं ख़त्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और वैसे भी दिल की लगी इतनी आसानी से कहाँ ख़त्म होती है। तीनों दोस्त एक दूसरे से दूर हो गए थे। जगह बदल गई थी, माहौल बदल गया था। नई जगह, नए दोस्त, इसके बावजूद अपूर्वा के प्रति सार्थक की चाहत नहीं बदली थी।
वह अपूर्वा से मिलने उसके कॉलेज आता जाता रहता था। अपूर्वा को भी उसका आना अच्छा लगता था। वह उससे पहले की तरह ही बातें करती थी, हंसती बोलती थी, उसका हालचाल भी पूछती थी। जब सार्थक के रेगुलर आने जाने से उसकी पढ़ाई में व्यवधान आने लगा तो वह सार्थक से पहले की तरह बात नहीं करती थी और उससे कतराने भी लगी थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, सार्थक और अपूर्वा के बीच में दूरियां भी बढ़ती गईं। दूसरी ओर वक्त और ज़रूरत की मांग के हिसाब से मेडिकल कॉलेज में अपूर्वा के नए दोस्त बनते गए। उसके दोस्तों में मौली घोपल नाम का एक लड़का भी था जो अपूर्वा के काफ़ी करीब था। वह भी उसका वैसा ही करीबी दोस्त था जैसे सार्थक और अमर थे। हाँ, केवल स्थितियाँ जरूर बदल गई थीं। अमर के माध्यम से जब यह बात सार्थक को पता चली तो वह आपा खो बैठा। क्रोधावेश में वह जामखंडी मेडिकल कॉलेज जाकर अपूर्वा से मिला। निसंदेह अपूर्वा ने पहले जैसी रिश्तों की गर्माहट नहीं दिखाई। इस पर सार्थक ने उससे पूछा, क्या बात है अपूर्वा, तुम काफ़ी बदल गई हो। मुझसे मिलने में तुम्हारी कोई दिलचस्पी भी नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है सार्थक, अपूर्वा ने शांत भाव से कहा। यहाँ पढ़ाई का बोझ काफ़ी बढ़ गया है और इसीलिए समय निकाल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। पढ़ाई का बोझ बढ़ गया है या घोपल की दोस्ती से फुर्सत नहीं मिलती। सार्थक के मन की कड़वाहट शब्दों में उतर आई। उसके शब्द अपूर्वा को भी चुभे। वह थोड़े गुस्से में बोली, तुम्हारा मतलब क्या है? यही कि कॉलेज बदलते ही पुराने दोस्तों को भी भूल गई, नई जगह नए नए दोस्त बन गए। सार्थक ने भी कड़वाहट के साथ कहा, लेकिन एक बात याद रखना, सब हमारे जैसे नहीं होते और मेरी राय मानो तो उनसे दूर रहो और ख़ासकर मौली घोपल से। जरा मुझे बताओगे कि इसमें बुराई क्या है? अपूर्वा ने जवाब की जगह प्रश्न के साथ साथ कहा। मौली घोपल मेरी क्लास में पढ़ता है। जैसा दोस्त तुम्हारे और अमर के साथ मेरी दोस्ती थी वैसी ही उसके साथ भी है। इससे सार्थक का दिमाग घूम गया। वह सख्त लहजे में बोला, जो मैं कहता हूँ वही करो और उससे दोस्ती तोड़ दो। सार्थक की बात सुनकर अपूर्वा को झटका लगा। उसने भी वैसे ही शब्दों में जवाब दिया, मैं जिससे चाहूँ दोस्ती करूँ, तुम होते कौन हो मुझे रोकने या आदेश देने वाले? क्रोधावेश में सार्थक के मुंह से सच्चाई निकल गई। अपूर्वा, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, इसी नाते तुम पर हक भी जता रहा हूँ। अपूर्वा सुंदर ही नहीं समझदार भी थी। उसने स्थिति की नज़ाकत को समझते हुए सार्थक को समझाया, देखो सार्थक, अभी हमें अपने अपने करियर के बारे में सोचना चाहिए। रहा सवाल प्यार का, तो मैंने अभी इस बारे में कुछ सोचा ही नहीं है और मैं तुम्हें अपना दोस्त मानती हूँ और हमेशा मानती रहूँगी। इससे ज़्यादा मुझसे कोई उपेक्षा मत रखना, क्योंकि मैं उस समाज का अंग हूँ जहाँ मेरे माता पिता की प्रतिष्ठा है। मेरा ऐसा कोई भी निर्णय सिर्फ मेरे पिताजी ही करेंगे। सार्थक ने अपूर्वा को लेकर ना जाने क्या क्या सपने देख रखे थे। अपूर्वा की बातें सुनकर उसका दिल टूट गया। वह अच्छी तरह समझ गया था कि वह अपूर्वा के लिए नहीं बना है। उसने लौटकर ये सारी बातें अमर शिंदे को बताई तो अमर शिंदे ने उसे समझाया, तू भूल क्यों नहीं जाता अपूर्वा को? ढूंढने निकलेगा तो सैकड़ों लड़कियां मिल जाएंगी। लेकिन सार्थक ने 2 शब्दों से उसकी बात को वहीं काट दिया कि उनमें अपूर्वा तो नहीं होगी ना। सार्थक भावुक लड़का था। अपूर्वा की बात उसने अपने दिल में लगा ली। उसने अपनी फेसबुक वाले अकाउंट पर अमर को संबोधित करके लिखा, यार अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी मौत पर कोई रोने वाला भी नहीं होगा। और इसके जवाब में अमर शिंदे ने लिखा, अगर तुझे कुछ हुआ तो मैं सारी दुनिया को रुलाऊंगा। उस वक्त अमर को इस बात का जरा भी आभास ही नहीं था कि उसका दोस्त सार्थक दिल की लगी दिमाग पर हावी होने देगा। अपूर्वा ने भी नहीं सोचा था कि सार्थक उसकी बातों को इतनी गंभीरता से ले लेगा। आखिर हुआ वही जो किसी ने नहीं सोचा था। 23 जुलाई 2018 को सार्थक ने आत्महत्या कर ली। मामला थाना ढोकी क्षेत्र का था। सार्थक के पिता बाला साहिब ने थाना ढोकी में अपने बेटे सार्थक को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाते हुए अपूर्वा और मौली घोपल के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई। पुलिस ने धारा 306 के अंतर्गत केस दर्ज करके अपूर्वा और मौली घोपल को 24 जुलाई 2018 को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जल्दी ही दोनों को जमानत मिल गई। सार्थक की आत्महत्या करने से
उसके परिवार को तो गहरा धक्का लगा ही, अमर शिंदे को भी बहुत दुख हुआ। सार्थक उसका जिगरी दोस्त था। अपूर्वा ने उसके दोस्त की भावनाओं से खिलवाड़ किया था, इसलिए अमर को अपूर्वा की शक्ल से भी नफरत हो गई थी। सार्थक की मौत और अपूर्वा के जेल जाने के बाद इस बात को यहीं ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो ना सका। अक्टूबर 2018 के दूसरे हफ्ते की बात है। फर्स्ट ईयर के पहले एग्ज़ाम के बाद छुट्टी मिली तो अपूर्वा अपने घर लातूर आई। वह चूंकि अनंतराव यादव और मोहिनी यादव की इकलौती संतान थी, इसलिए उसके घर आने पर घर में बाहर सी आ जाती थी। 19 अक्टूबर 2018 को दशहरा था और उससे पहले नवरात्रि के व्रत चल रहे थे। अपूर्वा की मां मोहिनी भी नवरात्रि के व्रत रख रही थी। 16 अक्टूबर को मोहिनी को मंदिर जाना था। वह 11:30 बजे मंदिर चली गई। उस समय अपूर्वा घर पर ही थी और लौटने में कम से कम आधा घंटा लग गया। मोहिनी 12 बजे जब विशाल नगर के संदीप अपार्टमेंट स्थित अपने घर पहुंची तो घर के बाहर कुंडी लगी देखकर चौंक गई, और वजह थी अपूर्वा घर में थी, और अगर उसे कहीं बाहर जाना होता तो वह इस तरीके से बाहर से कुंडी लगाकर तो कभी नहीं जाती। बात परेशानी की थी। मोहिनी कुंडी खोलकर जल्द से अंदर गई, लेकिन वहाँ का हाल देखकर उनका रोम रोम कांप गया। अपूर्वा हॉल में लहूलुहान पड़ी थी। बेटी की हालत देखकर मोहिनी के हाथों से पूजा की थाली छूटकर गिर गई। वह रोते चिल्लाते हुए बाहर की ओर भागी। पास पड़ोस के लोगों को उन्होंने आवाज़ देकर बुलाया। जब लोगों ने आवाज़ सुनी तो वो भी घर से बाहर निकल आए। कुछ लोगों ने अंदर जाकर देखा तो उनके भी होश उड़ गए। अपूर्वा के पिता अनंत राव उस दिन अपूर्वा की फीस भरने के लिए जामखंडी कर्नाटक स्थित उसके कॉलेज गए थे। किसी ने फ़ोन पर उन्हें सूचना दी और साथ ही साथ पुलिस को भी इसकी सूचना दी। अपूर्वा के साथ जो भी हुआ था उसे हुए ज़्यादा देर नहीं हुई थी। कुछ लोगों ने अपूर्वा की मां मोहिनी को संभाला और कुछ लोग खून से लथपथ अपूर्वा को उठाकर पास के ही एक प्राइवेट अस्पताल ले गए। लेकिन मामला चूंकि गंभीर अपराध से जुड़ा था, इसलिए अस्पताल ने अपूर्वा को सरकारी अस्पताल भेज दिया। सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने देखने के बाद कहा कि अपूर्वा ब्रॉड डेड लाई गई है। इसका मतलब जब वो अस्पताल लाई गई थी उससे पहले ही उसकी मृत्यु हो चुकी थी। अस्पताल से इस मामले की सूचना थाना MIDC को दे दी गई। सूचना मिलते ही सीनियर इंस्पेक्टर अशोक माली अपनी पुलिस टीम के साथ अस्पताल के लिए रवाना हो गए। उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों और फॉरेंसिक टीम को भी इस बात की सूचना दे दी। अस्पताल जाकर इंस्पेक्टर अशोक माली ने डॉक्टरों से बयान लिए और अपूर्वा की डेड बॉडी का परीक्षण किया। अपूर्वा के गले, पेट और शरीर के अन्य कई हिस्सों पर गहरे घाव थे। निस्संदेह उस पर किसी तेज धारदार वाले हथियार से वार किया गया था। ऐसा लगता था कि जैसे उस पर वार करने वाले को उससे गहरी नफरत रही होगी। जो लोग अपूर्वा को अस्पताल लेकर आए थे, पुलिस ने उनसे भी पूछताछ की। इसके बाद उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी में रखवा दिया गया। इसके बाद इंस्पेक्टर माली अपनी टीम के साथ अपूर्वा के संदीप अपार्टमेंट स्थित घर पर पहुंचे। तब तक अपूर्वा के पिता अनंतराव यादव भी कर्नाटक जामखंडी से लौट आए थे। पुलिस टीम घटनास्थल का निरीक्षण कर ही रही थी कि SP राजेंद्र माने और क्राइम ब्रांच की DCP काका साहेब डोले भी आ गए। महाराष्ट्र में चूंकि किसी भी बड़े अपराध में क्राइम ब्रांच समानांतर जांच करती है, इसलिए क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर सुनील नागरगोजे भी अपनी टीम के साथ मौका वारदात पर आए। फॉरेंसिक टीम भी आ चुकी थी। सभी ने अपने अपने हिसाब से घटनास्थल का मुआयना किया। साथ ही पास पड़ोस के लोगों से भी पूछताछ की। अपूर्वा की मां मोहिनी और पिता अनंतराव यादव से भी पूछताछ की गई। पता चला कि घटनास्थल से अपूर्वा के गले की सोने की चेन और 2 मोबाइल गायब थे। कमरे में काफ़ी सामान था जो बिखरा हुआ था, जिससे आभास होता था कि मामला लूटपाट से हुई हत्या का हो सकता है। लेकिन टेबल पर रखा पानी का गिलास और चाय की प्याली इस थ्योरी को झुठला भी रहे थे। इसका मतलब कोई ऐसा व्यक्ति आया था जिसे अपूर्वा जानती थी। वह कौन रहा होगा, यह तफ्तीश का विषय था। घटनास्थल की पूरी छानबीन के बाद
इंस्पेक्टर अशोक माली और क्राइम ब्रांच की टीम अपने अपने ऑफिस लौट गए। इंस्पेक्टर माली अपूर्वा के पिता अनंत राव को साथ लेकर आए थे। उनकी ओर से पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध हत्या और लूटपाट का केस दर्ज कर लिया। केस दर्ज होने के बाद स्थानीय पुलिस और क्राइम ब्रांच ने अपने अपने ढंग से जांच की शुरुआत करनी शुरू कर दी। पुलिस अधिकारी चाहते थे कि हत्यारा जल्द से जल्द गिरफ्त में आ जाए, क्योंकि ऐसा ना होने पर धरने और विरोध प्रदर्शन की आशंका थी। इस मामले पर एसपी राजेंद्र माने खुद नज़र रखे हुए थे। उन्होंने इस केस की तफ्तीश के लिए स्थानीय पुलिस और क्राइम ब्रांच की 2 टीमें बनाकर उन्हें अलग अलग काम सौंपे। इंस्पेक्टर अशोक माली ने अपूर्वा के पिता अनंत राव के संदेह जताने पर अपूर्वा और उसके फ्रेंड मौली घोपल और सार्थक के पिता बाला साहिब को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। दूसरी ओर क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर सुनील नागरगोजे अपने सहायक इंस्पेक्टर सुनील रेजीतबाड़, नामदेव पाटिल और बालाजी जाधव के साथ अपूर्वा के नए पुराने दोस्तों और उनके फ़ोन नंबरों की कॉल डिटेल्स निकलवाकर छानबीन कर रहे थे। इस कवायद में उन्हें सफलता भी हासिल हुई। कॉल डिटेल से अपूर्वा का पुराना दोस्त अमर शिंदे पुलिस की रडार में आ गया, और इसका कारण था कि हत्या के 1 घंटे पहले अपूर्वा से फ़ोन पर बात की थी। इंस्पेक्टर अशोक माली ने अमर शिंदे को गिरफ्तार कर लिया और इसके साथ ही मौली घोपल और सार्थक के पिता बाला साहिब को क्लीन चिट दे दी। अमर शिंदे से जब क्राइम ब्रांच ने पूछताछ शुरू की तो अपूर्वा मर्डर केस परत दर परत खुलता चला गया। अमर ने अपूर्वा की हत्या की बात स्वीकार कर ली और यह भी बता दिया कि उसे अपूर्वा की मौत का कोई भी अफसोस नहीं है। अमर ने बताया कि उसने अपूर्वा को अपने दोस्त सार्थक की आत्मा की शांति पहुंचाने के लिए मौत के घाट उतारा है। अमर शिंदे को अपूर्वा के लातूर आने का पता था। वह चूंकि पड़ोस में रहता था और अपूर्वा और उसके घर पर नज़र रखे हुए था, इसलिए उसे पता था कि उसके पिता अनंतराव यादव जामखंडी स्थित उसके मेडिकल कॉलेज गए हैं। वह यह भी जानता था कि अपूर्वा की माँ नियत समय पर रोज़ मंदिर जाती हैं, इसलिए उसने वही समय चुना। उसके लिए उसने 1 घंटे पहले अपूर्वा को फ़ोन करके कहा था कि वह उससे मिलना चाहता है। अपूर्वा ने यह सोचकर अमर शिंदे को 12 बजे बुलाया था कि तब तक माँ भी आ जाएगी, लेकिन अमर शिंदे को इरादा कुछ और ही था, इसलिए वह 11 बजे ही आ गया। वह घर के आसपास खड़ा होकर अपूर्वा की माँ के जाने का इंतज़ार करने लगा। 11:30 बजे जब मोहिनी पूजा की थाली लेकर घर से बाहर चली गई तो अमर ने अपूर्वा के घर की घंटी बजा दी। अमर को वक्त से पहले आया देखकर अपूर्वा की हालत कुछ इस तरीके से हो गई कि वह इनकार करने की स्थिति में ही नहीं थी। वैसे भी अमर उसका बचपन का दोस्त था और उसको बहुत अच्छे तरीके से वह जानती भी थी, इसलिए उसने अमर को अंदर बुला लिया। अपूर्वा ने अमर को सोफे पर बैठाया और पानी का गिलास लेकर आई। थोड़ी देर अपूर्वा और अमर सार्थक की आत्महत्या के बारे में बातें करते रहे। अपूर्वा ने उसकी मौत पर अफसोस भी जताया। इस बातचीत के बाद अपूर्वा चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। इसी बीच अमर ने टेबल पर रखा टीवी का रिमोट उठा लिया और टीवी चालू कर दिया। तभी उसने अपना बैग खोलकर उसमें से चाकू निकाला और वहीं अपने पास रख लिया। जब अपूर्वा चाय लेकर आई तब अमर चैनल बदल बदल कर देख रहा था। अपूर्वा ने टेबल पर चाय रखी तो अमर ने टीवी की आवाज़ तेज कर दी। साथ ही अपूर्वा के कुछ समझने से पहले ही उसे पकड़कर चाकू से उसका गला रेत दिया। अपूर्वा चीखकर फर्श पर गिर गई तो उसने टीवी की आवाज़ और तेज कर दी और अपूर्वा के शरीर पर दनादन चाकू से कई बार वार किया। अपूर्वा चीखी चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज़ कमरे में चल रहे टीवी की तेज़ आवाज़ से दबकर रह गई। अपूर्वा की हत्या के बाद अमर ने टीवी की आवाज़ कम की और उसके गले की चेन और उसके 2 स्मार्टफोन अपने बैग में डाल लिए। अलमारी का सामान उसने बाहर निकाल कर डाल दिया ताकि मामला लूटपाट और हत्या का लगे। अपना काम करके अमर शिंदे बाहर वाले दरवाजे की कुंडी लगाकर वहाँ से निकल गया। जाते वक्त उसने नफ़रत के साथ कहा, तू सिर्फ सार्थक की हो सकती थी। तू तो नहीं मानी, पर मैंने तुझे उसके पास भेज दिया। हिम्मत हो तो ऊपर जाकर
नज़रें मिलाना उससे। अमर शिंदे से विस्तृत पूछताछ के बाद क्राइम ब्रांच ने उसे MIDC थाने की पुलिस को सौंप दिया। पूछताछ के बाद पुलिस ने इस केस में धारा 201 और 34 को जोड़ दिया। उसे अदालत में पेश करके जेल भेज दिया गया। यह मामला अपने आप में अनूठा इसलिए था क्योंकि दोस्त ने दोस्त द्वारा प्रेमिका के लिए आत्महत्या करने से कुपित होकर उसकी एक तरफा प्रेम वाली प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया और इस तरीके से 3 गहरे दोस्तों में 2 की मौत हो गई। तो दोस्तों ये थी पूरी कहानी। अब कहानी ख़त्म करूं उससे पहले आपके कमेंट्स और उनका जवाब। मेरे पास सबसे पहले कमेंट आया है विटी गौरव जी का, जिनका ID से नाम उठाकर मैं बात कर रही हूँ। उन्होंने कहा है कि मैम कीप इट अप, हम हमेशा आपका वीडियो देखते हैं। तो गौरव जी तहे दिल से धन्यवाद कि आप वीडियो को रेगुलर देखते हैं। बस ऐसे ही सपोर्ट और सहयोग बनाए रखिए और तहे दिल से आपका धन्यवाद। इसके साथ ही मेरे पास एज़ यूजुअल युवराज सिंह जी का कमेंट आया है। तो तहे दिल से धन्यवाद युवराज सिंह जी कि आप हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं और वीडियो पर कमेंट करना नहीं भूलते हैं। बस इस तरीके से आपका सहयोग और सपोर्ट बना रहे तो मेरे चैनल को भी एक ग्रोथ मिलेगी, क्योंकि मुझे आपके सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं क्राइम की एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।